1.5 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत का इम्कान और तारीख के तमाम रिकॉर्ड्स का खात्मा। खुमैनी, मलिका एलिज़ाबेथ और पोप जॉन पॉल के जनाजों से कहीं बड़ा अलविदा। तेहरान से क़ोम, नजफ़ और फिर करबला तक जारी आयतुल्लाह ख़ामनाई का तारीख़ी सफ़र आखिरत। तारीख़ कभी कभी ऐसे मनाज़िर रकम करती है कि जिन्हें अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं होता, और ऐसा ही एक बाब ईरान में लिखा जा रहा है कि हाँ, इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा जनाजा अपनी मंजिल की तरफ रवां है। ईरानी कौम अपने शहीद लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के सफ़र आखिरत में अपनी मोहब्बतें, अक़ीदतें निछावर कर रही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के जनाजे की ईरान और इराक़ की तक़रीबात में 1.5 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत का इम्कान है। इससे पहले 1989 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के जनाजे में तकरीबन 1 करोड़, 2005 में पोप जॉन पॉल II के जनाजे में 40 लाख, जबकि 2022 में क्वीन एलिज़ाबेथ II की आखिरी रसूमात में 10 से 20 लाख अफराद शरीक हुए थे, जबकि 1969 में तमिलनाडु के साबिक़ वज़ीर आला CN अन्नादुराई के जनाजे में तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद शरीक हुए थे, जिसे गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा जनाजा करार दिया गया है। आयतुल्लाह ख़ामनाई के जनाजे के मौके पर तेहरान की सड़कों पर लाखों सोगवार नजर आए। मेट्रो स्टेशन मुसाफिरों से भर गए। दुनिया के तकरीबन 100 ममालिक से वफूद ईरान पहुंचे। नमाज जनाजा के बाद जुलूस की सूरत में रहबर मौज़म को अलविदा कहा गया और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए जसद खाकी क़ौम मुंतकिल कर दिया गया। अगला मरहला इराक़ के मुक़द्दस शहरों नजफ़ में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के रोज़े और करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्बास के मज़ारात पर हाज़िरी का होगा, जिसके बाद जसद खाकी दोबारा ईरान लाया जाएगा और 9 जुलाई को आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को आबाई शहर मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। एक तरफ ये जनाजे की तक़रीबात जारी हैं और दूसरी तरफ कशीदगी का सिलसिला भी जारी है। आबना हुर्मुज़ और खलीज ओमान के करीब एक ऑयल टैंकर पर हमले ने ईरान और अमरीका को एक बार फिर आमने सामने ला खड़ा किया। ईरान का दावा है कि अमरीकी हिमायत याफ्ता जहाज़ को निशाना बनाया गया इसलिए कि वो रूट की खिलाफ वर्जी कर रहा था, जबकि वाशिंगटन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरानी फ़ौज ने तजारती जहाज़ों पर मिसाइल दागे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को यह वाज़ेह पैगाम दिया है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं, एक मुआहिदा है और दूसरा जंग का है। जवाब में ईरानी क़यादत ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि धमकियों से ईरान अपने फ़ैसले हरगिज़ तब्दील नहीं करेगा। इस सब के बीच गज़ा में भी एक अहम सियासी तब्दीली आ गई है। हमास ने हुकूमती मामलात से दस्तबरदारी का जो फ़ैसला है, दस्तबरदारी इख्तियार की है और इसका ऐलान किया है। इमरजेंसी कमेटी तहलील हो चुकी है और इख्तियारात नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गज़ा के सुपुर्द करने का ऐलान हो चुका है। ये अबूरी टेक्नोक्रेटिक सिविल इंतज़ामिया जनवरी 2026 में कायम हुई थी, जिसकी सरबराही साबिक़ फ़लस्तीनी डेप्यूटी वज़ीर इंजीनियर डॉक्टर अली शेख कर रहे हैं। 15 के करीब आज़ाद माहिरीन पर मुश्तमिल इस कमेटी का बुनियादी मकसद जंग के बाद गज़ा में बुनियादी शहरी और हुकूमती निज़ाम को बहाल करना है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि गज़ा पर इसराइली हमलों को अब तक 1000 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। मलबे और लाशों के ढेर बढ़ते जा रहे हैं, मगर इसराइली बर्बरियत रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी माहौल में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीका से मुतालबा किया है कि तुर्की को जदीद F-35 स्टेल्थ तैयारे फ़रोख्त न किए जाएँ, क्योंकि इससे ख़ित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। नेतन्याहू ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पर भी सख्त तनकीद करते हुए उन्हें इसराइल के लिए ख़तरा करार दिया है। उधर नेटो इजलास से कबल आलमी ताकतों की अस्करी सरगर्मियाँ भी तेज़ हो चुकी हैं। पहले चीन ने एटमी मिसाइल तजर्बा किया और अब रूस ने यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पर बड़ा हमला किया है, जिसमें कम अज़ कम 24 अफराद हलाक हो गए हैं। ये सारी डेवलपमेंट से सवाल ये है कि क्या आबना हुर्मुज़ से उठने वाली जो चिंगारी है वो आलमी मईशत को फिर लपेट में ले सकती है, और क्या गज़ा की नई इंतज़ामिया अमन की तरफ पहला कदम साबित होगी। और नेटो इजलास का भी सवाल है कि वहाँ क्या अहम फ़ैसले होंगे। सबको इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। मंसूर जाफ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया। मंसूर जाफ़र साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पर इस सारी सूरत हाल में जहाँ ईरान में इस वक्त जो मनाजिर हैं वो ईरानी कौम को दोबारा न सिर्फ यूनाइट कर रहे हैं, बल्कि उनका जो जोश है, जज्बा है, वलवला है, उसे ताज़ा कर रहे हैं। इस बीच जो कार्रवाइयाँ हैं वो आप क्या समझते हैं कि मामलात को ख़राब कर देंगी, या ये सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह की कार्रवाइयाँ हैं कि जिन्हें इग्नोर करते हुए डायलॉग का प्रोसेस आगे बढ़ सकता है, कोई बहुत बड़ी रुकावट नहीं है ये? जी, बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक तो इस वक्त ईरान का मंजरनामा है, वो तो दुनिया ने अपने टीवी स्क्रीन, अपने मोबाइल, अपने सोशल मीडिया पर जिस पिछले 4 दिनों से फॉलो कर रहे हैं, उससे तो जो मैसेज मैं समझता हूँ जितना लाउड एंड क्लियर गया है, शायद इससे पहले कभी ईरान को मौका नहीं मिला अपना वो पैगाम
अपना वो इत्तेहाद, वो यकजहती दुनिया तक पहुँचाने के हवाले से। लेकिन उनके रहबर आला के इंतकाल और उनकी रहलत और उनकी शहादत के बाद ये एक ऐसा मौका मैसर आ गया कि उनके सफ़र आखिरत को इतने बड़े पैमाने पर ईरानियों ने अपनी कौमी यकजहती और इत्तेहाद और यगानत के मुजाहरे के तौर पर पेश करके न सिर्फ दुनिया को हैरान किया, बल्कि सबसे बढ़ के इस दुनिया को मसाइल से दो-चार करने वाले अमरीकी सदर जो हैं, उनको भी मबहूत करके रख दिया कि जो ये बात कहने पे मजबूर हो गए कि उन्हें नहीं पता था कि मरहूम रहनुमा जो है वो इतने मकबूल आम हैं और उनकी रहलत पर लोग इस अंदाज से दाड़े मार मार कर रोएंगे और उनको इस शानदार अंदाज में जो है वो उनके सफ़र आखिरत पर रवाना करेंगे। तो ये वो सिचुएशन है कि जिसके बाद यकीनन जो जिस वाक़े की तरफ आपने इशारा किया कि आपने हुर्मुज़ में एक कमर्शियल टैंकर जो है उसको निशाना बनाया गया, तो आपके इल्म में है कि ईरान ने इस वक्त आप नए हुर्मुज़ पर जो अपना कंट्रोल है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कोई भी ऐसा मौका कि जिसमें उन्हें महसूस होता है कि उनके इस मैंडेट को चैलेंज किया जा रहा है, उनकी इस अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी कमर्शियल जहाज़ की गलती से उस ट्रैक से हट कर नक़्ल हरकत हो या जानबूझकर उसे किसी दूसरे रास्ते से गुजारा जा रहा हो, तो ईरानी जो है उस पर रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे लबनान के अंदर इस वक्त कतई नज़र एक सीज़ फायर वहाँ पे मौजूद है, लेकिन इसराइली फ़ौज कोई भी ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देती कि जिसके नतीजे में वो अपना इस वक्त जो सो कॉल्ड बफर जोन है उसको इंटैक्ट रख सकें। बिल्कुल तीसरा एक महाज जो है वो गज़ा का है, वहाँ पे भी इसराइल ने जो अपना नाम नहाद एक बफर जोन कायम कर रखा है, तकरीबन 50-60% गज़ा के अंदर इंकर्जन के बाद वहाँ पे भी कोई ऐसा मौका इसराइली फ़ौज जो है वो हाथ से नहीं जाने देती जिसके नतीजे में जो गज़ा का जो कंट्रोल है उनके पास रहे। और अब जो नई डेवलपमेंट हुई है उसके बाद इस पर क्या असरात होंगे ये यकीनन आने वाले दिनों में देखा जा सकता है, लेकिन ये तमाम सिनेरियो ये ज़ाहिर करता है कि इन तमाम महाज़ों पे सरगर्म फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकार, फ़लस्तीनी अवाम, लबनानी मुज़ाहमतकार, लबनानी अवाम और उससे बढ़कर ईरानी हुकूमत और उनके पास आ रहे हैं इनकलाब, वो अपने अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उन पर किसी नौइयत का जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, इसमें मंसूर जाफर साहब बुनियादी तौर पे जो बफर जोन हैं या ये जो क्लस्टर्स हैं, ये ज़ाहिर है आपने इसराइल की भी मिसाल दी है, दूसरी तरफ आपने हुर्मुज़ की भी बात की, ये डिप्लोमेसी के रास्ते को कुछ तंग नहीं कर देते, चाहे वो किसी की तरफ से भी इन बफर जोन्स को कायम किया जाए या इसमें पेनिट्रेशन को कंट्रोल किया जाए, या आप समझते हैं या जो तेहरान की एक्टिविटीज़ हैं अभी सफ़र आखिरत से मुतालिक जो तकरीबात हैं उसमें जो सॉफ्ट मैसेजिंग होती रही उसके ज़रिए भी ईरान ने जो गल्फ़ ममालिक को पैगाम दिए हैं वो बुनियादी तौर पर यही एक्सपेक्टेड थे, आप समझते हैं इससे कुछ मुख्तलिफ एक्सपेक्टेड था, ये कुछ ज़्यादा हो गया ईरान की तरफ से? देखिए, जो तो इस यानी ये तीनों महाज़ों जिनका मैंने जिक्र किया है वहाँ पे होने वाली इस नौइयत की चीज़ें अब जिसे आप कहते हैं ना नया नॉर्मल बन गया, न्यू नॉर्मल बन गया है, उसको एक लिहाज से आपको एज इट इज़ लेना है, ग्राउंड रियलिटीज़ को इसी तरीके से तस्लीम करना है। आइडियल सिचुएशन उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कोई फाइनल माहिदा तय ना पा जाए, उससे पहले इसी नौइयत की स्किर्मिशेज़, इसी नौइयत की चांदमारी जो है वो आपको हर महाज पे देखने को मिलेगी और ईरान एक एक्सेप्शन नहीं है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि ईरान की तरफ से जो तदफीन का मरहला है उस पर जो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग और डिप्लोमेटिक मैं समझता हूँ मैसेज जो है, मैं तो समझता हूँ कि वो बड़े सॉफ्ट अंदाज में और बड़े ही डिसेंट अंदाज में वो कन्वे किया गया है। और ये कोई पहला मौका नहीं है कि किसी अरब मुल्क ने या किसी इस्लामी मुल्क ने इस नौइयत की मैसेजिंग की हो। आपको याद होगा ये एजाज़ कतर को भी हासिल है कि उसने एक स्पोर्ट्स इवेंट के मौके पे, फुटबॉल वर्ल्ड कप के मौके पे इसी नौइयत की मैसेजिंग के ज़रिए इस्लाम का जो एक मुतवाज़न पैगाम है, जो अदल का पैगाम है और जो अमूमी ज़िंदगी पर मुहित पैगाम है, उसको बड़े शानदार अंदाज में शोकेस किया था और उस पर भी दुनिया ने बड़ी दाद दी थी। और इस मौके पे भी मैं समझता हूँ, वो कहा जाता है ना कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए, तो ईरान की जो मैसेजिंग है ये इसी के मिसदाक मैं समझता हूँ। वो मैसेजेस जो उनको सो मैनी वर्ड्स कहे जा सकते थे, उन्होंने हकीकी मानों में जिसे कहना चाहिए जो उन सबके लिए एक मुकद्दस किताब है, सबके लिए एक आखिरी किताब है, उसका जो मैसेज है उसके ज़रिए उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल विल ज़ाहिर की है कि वो भारत से क्या चाहते हैं, सऊदी अरब से उन्हें क्या तवक्को है, कतर से उन्हें क्या तवक्को है और पाकिस्तान को वो किस नज़र से देखते हैं। तो ये मैं समझता हूँ बड़ा इफेक्टिवली उन्होंने अपना मैसेज कार्व आउट किया था और उसको उन्होंने बड़े ही इन्फ्लुएंशियल अंदाज में जो है उसको एग्जीक्यूट भी किया। लेकिन ये दोनों तरफ मौजूद जो हार्ड लाइनर्स हैं,
ज़ाहिर है ईरान ने अपने अंदाज से मैसेजिंग की है, दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी ठीक है, किसी लम्हे वो बहुत ही सॉफ्ट और किसी लम्हे बहुत ही शदीद जो है उनका रद्दअमल होता है। ये दोनों तरफ के जो हार्ड लाइनर्स हैं ये सारे प्रोसेस को, टेक्निकल टॉक्स को मुश्किल बना रहे हैं। आप समझते हैं कि 14 से 15 तारीख से ऑनवर्ड जो मामलात होने जा रहे हैं उसमें सफारतकारी अपना रास्ता लेगी, क्योंकि इस बीच जो इसराइल का या नेतन्याहू का किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं है और यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन की जो विंडो है उसको उसमें वो पेनिट्रेट करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं मुसलसल। एक खदशा मौजूद है क्योंकि अभी आने वाले दिनों में नेतन्याहू की और डोनाल्ड ट्रंप साहब की मुलाकात होने जा रही है वाशिंगटन में, जिस पे बड़ा इतराते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि अब उन्हें पता चल गया कि कौन बॉस है एंड हु इज कॉलिंग द शॉट्स। अब यकीनन वो सर जोड़ के बैठेंगे और दोनों को जो कंसर्न है वो इस वक्त आलमी पॉलिटिक्स कम है, वो उनकी दाखिली सियासत ज़्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी अगर ये माहिदा किया है, ये सीज़फायर पर एग्री किए हैं, तो वो अपने वो रिजर्व के बिल्कुल जीरो पॉइंट पे आने के बाद या उसके करीब जाने की सूरत में, और ख़ासतौर पे जो दाखिली तौर पे उन्हें जो जंग के लिए एक एंटी वॉर किस्म का माहौल बन रहा था उसको सूद करने के लिए उन्होंने ये किया। फिर इसी तरीके से नेतन्याहू जो है, अगर वो इस वक्त थोड़े खामोश हैं तो उन्हें बुनियादी तौर पे ये तसल्ली है कि इस वक्त अदलिया जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, और इसी तरीके से उन्हें भी अपना जो अक्टूबर का इलेक्शन है वो किसी न किसी तरीके से जीतना है या उसमें अपने आप को फील्ड करना है। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी अपने नवंबर के इलेक्शन के हवाले से हकीकत से ज़्यादा परेशान है। तो ऐसी सूरत में ये जो मामलात हैं ये ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए किए गए हैं। तो ऐसे माहौल में अगर कोई वायलेशन आपको दिखाई भी देती है, चाहे वो ईरान के पार्ट पे है, लबनान पे है, फ़लस्तीन के अंदर है, तो मैं समझता हूँ कि वो ठंडे पेटों बर्दाश्त कर ली जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात चाहे वो जितने ही सख्त हों, उनकी कोई मानी है नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने तमाम कार्ड जो हैं वो खेल चुके हैं। जंग का जो ऑप्शन इस वक्त उनके पास नहीं है। इस वक्त अगर कोई चीज़ है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात, और ख़ासतौर पर टेक्निकल नौइयत के वो मुज़ाकरात जो भी इंशाल्लाह 11 जुलाई को पाकिस्तान की मेज़बानी में एक बार फिर होने जा रहे हैं, जिसमें यही न्यूज़ का मामला और ईरान के जो असासाजात की बागुजारी और उसके साथ साथ उनके जो भी इसी तरीके से उसकी वापसी का जो टाइम टेबल है, यकीनी तौर पर वो भी उसमें शामिल है। यकीनी वो तौर पर सारी चीज़ें जो है उस पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।